सर अभी तक इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है ये, तो बस लास्ट पेज की इंट्रोडक्शन। इंडिया, इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग आईएफआरएस एज इट इज, दे डिसाइडेड टू प्रिपेयर इट्स ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कह रहे तुम लाओ, हम अपने बनाएंगे, मतलब पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, उसमें से जो जो चाहिए हम ले लेंगे, आपका भी काम हो जाएगा, हमारी भी एक अपनी इंडिपेंडेंस रहेगी। Thus, Ind AS can be said to be a converged standard. They are the converged standards of IFRS. These accounting standards are known as Indian accounting standards. Ind AS are notified under the Companies Act and are applicable to companies. बता दिया, ये तो important question, ये important question है, 2 बार आ गया जी। किन किन के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है? एक तो लिस्टेड कंपनीज, एक अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर है, और अगर आप सब्सिडरी किसके हैं उनके, जिन पे इंड एस एप्लीकेबल है। होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, किसकी? जिनके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है। बिसाइड्स कह रहे उसके बाद जिसका मन हो करो जी अडॉप्ट, हमें क्या, कर लो रिपोर्टिंग स्ट्रॉन्ग। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इशूइंग इंड एस इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल पर्पस क्या है? The financial statement will be in lines of international accounting principles and practices and complying with countries business environment and laws. Indian environment, Indian laws भी आप comply कर रहे होगे आप, और internationally भी आपकी statements acceptable होंगे। क्लियर? तो नॉर्मली ऐसा वही करता है जिसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। चलो बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंड एस एंड एएस? एएस वो है जो इंडिया ने इशू करे, इंड एस वो है जो इंडिया ने कन्वर्ज करे, ठीक है ना? कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग, कन्वर्ज्ड आईएफआरएस इंड एस है, और एएस जो इंडिया में पहले से थे। कह रहे फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? ध्यान से देखना बेटा। इंड एएस आर प्रिंसिपल बेस्ड while accounting standards are rule based. This is an important thing, ध्यान से देखना, principle based, rule based. Balance sheet is prepared by the company on which Ind AS is not applicable according to Schedule 3 of Companies Act. जिनके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, वो जो बैलेंस शीट बनाते हैं, आप जब 12th पढ़ेंगे तो आप बैलेंस शीट बनाएंगे कंपनीज की। 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप है आपके कोर्स में सिर्फ। कंपनीज जब बैलेंस शीट बनाती है तो उनका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट फिक्स्ड है, फॉर्मेट फिक्स्ड है। कहां पे गिवन है फॉर्मेट? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में। एक रूल बेस्ड के रूल है भैया, ये फॉर्मेट है, आपको इसी ऑर्डर में बनाना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं। इट मींस बैलेंस शीट आइटम शुड बी डिपिक्टेड अंडर द प्रिस्क्राइब्ड हेड। नॉन करंट एसेट्स में ऐसे आएगा, करंट एसेट्स में ऐसे आएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स में ऐसे आएगा। इन कंट्रास्ट टू दिस, इंड एस do not prescribe any form of the balance sheet. They prescribe that items may be shown in the balance sheet in accordance with the principle associated with them. For example, redeemable preference shares are shown under the main head share capital under Schedule 3 of Companies Act, but it is shown as a loan because it carries a fixed rate of dividend and also must be redeemed in accordance with the terms. Ind AS require that since it is in the nature of loan, it should be depicted under the term loans. ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं समझ आया होगा, ध्यान से सुनना। एक आइटम होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो कंपनी ने शेयर इशू करके पैसा रेज करा, इक्विटी शेयर्स आर रिडीमेबल। शेयर होल्डर्स को पैसा कब देना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कह रहे जब बिजनेस बंद होगा ना, उससे पहले नजर मत आ जाना, उससे पहले पैसे चाहिए तो स्टॉक मार्केट पे बेच दो, कंपनी से पैसे वापस नहीं मिलेंगे। बट जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, रिडीमेबल का मतलब ही होता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम पैसे वापस करने पड़ेंगे, रिडेम्पशन होगी, रीपेमेंट होगी। तो रूल बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहता है कंपनीज एक्ट में कि भैया शेयर कैपिटल में आएंगे सारे शेयर्स, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो, इरिडीम कुछ भी हो, शेयर कैपिटल की एक हेड दे दी, उसमें सारे शेयर्स आ जाएंगे। कह रहे प्रिंसिपली ये पैसा तो वापस करना पड़ेगा, ये पैसा तो जिंदगी भर तो हमारे साथ रहेगा नहीं, तो ये तो लोन की तरह ट्रीट होना चाहिए। तो
IFRS, इंड एएस ने बोला इंड एएस आर प्रिंसिपल बेस्ड। प्रिंसिपल बेस्ड मतलब कह रहे हैं आप अपना दिमाग लगाओ, मतलब अगर वापस करना पड़ेगा तो वो अपना पैसा नहीं है, तो उसको कैपिटल का पार्ट मत मानो। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, उसको लोन का पार्ट मान लो, एक एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंड एएस आर प्रिंसिपल बेस्ड, कि अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि प्रिंसिपली क्या है वो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रोल बेस्ड, कि जो हमने बता दिया ना, जो एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब कर दिया, आप अपना दिमाग मत लगाओ, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, नहीं कर सकते उस चीज को चेंज। सबसे बड़ा डिफरेंस, इंड एएस इन्वॉल्व्स fair value concept while accounting standards are based on the historical cost concept. Very very important, fair value, वो कह रहा है कि आज की रेट में वैल्यू क्या है, मार्क टू मार्केट करो। तुमने 50 लाख का खरीदा था, आज की रेट में 50 लाख का है कि नहीं है, ये चेक करो, जबरदस्ती 50 लाख पे मत दिखाओ। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता इंड एएस में। तो ज्यादा रेलेवेंट बात कौन करता है, इंड एएस। इंड एएस कह रहे आपने बैलेंस शीट बना रखी है कि जी ये है मेरे एसेट्स, कह रहे ये इनकी रियलाइजेबल वैल्यू ही नहीं है, ये तो वो वैल्यू है कि आपने कितने खरीदे थे, आज की रेट में थोड़ी ना इतने के हैं ये। कह रहे लेकिन हमारे तो रूल है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, रूल बेस्ड है, हम तो रूल बेस्ड है, हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ऑल्दो वो ट्रू पिक्चर तो नहीं दिख रही फिर, कि मैंने गाड़ी दिखा रखी है 5 लाख पे, कह रहा 2 लाख की ना बिके, आप बाहर जाके देख लो। कह रहे लेकिन मैंने तो पूरे रूल्स फॉलो करे, डेप्रिसिएशन का एक फिक्स रेट लगाया है। कह रहे ना भैया ऐसे नहीं चलता, बट ना हम गलत ना वो गलत, डिफरेंट ओपिनियन। Unlike accounting standards, Ind AS prescribes that assets and liabilities of the company may be shown at their fair value as at the date of balance sheet. कह रहे हैं आपके हिसाब से जो आज की डेट में इसकी सही वैल्यू है उस पे दिखाना। आपने एक लैंड खरीदी 10 साल पहले 2 लाख की, आज वो हो गई है 2 करोड़ की। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि 2 लाख की रहेगी। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आपने कितना पैसा लगाया था उसको एक्वायर करने पे। इंड एएस कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, इनको 2 करोड़ पे दिखाओ भैया, जब आपके एसेट्स हैं तो एसेट्स हैं ना, आप ही का तो एसेट है, आज की डेट में बेचने जाओगे तो कितने पैसे मिलेंगे, 2 करोड़। कह रहे लेकिन मैंने बेचने के लिए थोड़ी ना रखी है। बेचने के लिए बोल थोड़ी ना रहा हूं, कम से कम आपके बिजनेस की वैल्यूएशन तो करेक्ट आएगी, है ना, लॉजिकल। सही करते हैं सर ये जो फिरंगी बातें करते हैं ना, लॉजिकल तो होती है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिक्योरिटी शुड बी वैल्यूड, ठीक है, मतलब अपनी मर्जी है। दस इन इफेक्ट व्हेन फेयर वैल्यू इज अडॉप्टेड फॉर फिक्स्ड एसेट्स, depreciation is not charged on the cost of the asset, but it is valued as on the date, and the difference in opening and closing valuation is debited or credited to P&L account. फिर वो depreciation का concept apply नहीं करते, क्योंकि हम या तो depreciation कर लो फिक्स रेट पे, या फिर आप हर साल वैल्यूएशन करो कि जी आपने 2 लाख का लिया था, आज की डेट में इसकी वैल्यू 1,50,000 है, तो 50,000 एक्सपेंस मान लो, 50,000 राइट ऑफ कर दो, डेबिट कर दो, बढ़ गई है क्रेडिट कर दो। बात समझ आई, क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंड एएस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनके लिए जिनके कोर्स में है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।